किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि 24 घंटा ही सबके पास होता है, लेकिन इसी 24 घंटा में किसी को प्यार का प्रवान चढ़ जाता है तो प्यार करके पति बनने का शौक होता है, और किसी को कड़ी मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक होता है। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी में हम एकदम कम उम्र के उस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो सफलताओं के जो है पुल बांध दिया है इन्होंने। अब देखिए हमारे साथ बैठे हैं, इनको देखिए तो सही से दाढ़ी और मूछें भी बातचीत के कड़ी में ये आपको वो स्ट्रेटजी बताएंगे कि 30 से 35 दिनों में किस प्रकार आप रेलवे किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इस बातचीत के कड़ी में पूरा सिलेबस को किस ढंग से पढ़ा जाए, किस ढंग से तैयारी किया जाए कि आप आसानी से 30-35 दिनों के अंदर जो है संपूर्ण तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, और सफलता का परचम लहरा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए पप्पू जी बताइए थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पप्पू कुमार राय है। मैं वर्तमान में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। देखिए सर, आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 23 ईयर्स है, यानी 23 वर्ष में। लेकिन कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं? 2 साल से जॉब में है। यानी 21 साल में ये लोको पायलट बन गए। 21 साल में। अब दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपका उम्र अगर ज्यादा है तो आप इनसे जरूर कुछ सीख लीजिए। तैयारी करने का तरीका जो है क्या होना चाहिए वो आज हम ये बताइए आप कि आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? अक्टूबर 2019 में हुआ था। अक्टूबर 2019 में जी। तो ज्वाइनिंग के बाद तो ट्रेनिंग भी करना पड़ा होगा? जी जी जी। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग किए थे? सबसे पहले JRTI गाजीपुर में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद पुनः DTTC गोंडा में हुआ, उसके बाद लास्ट में फिर MSTC गोरखपुर में ट्रेनिंग हुआ। वो 3 जगह ट्रेनिंग हुआ है जी। ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है? जी जी, ट्रेनिंग अभी वर्किंग में है। अच्छा, वर्किंग में। कहाँ से कहाँ तक गाड़ी दौड़ा रहे हैं अभी? मुजफ्फरपुर से रक्सौल के तरफ, नरकटियागंज के तरफ गाड़ी चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं ग्रुप डी क्रैक करने की रणनीति जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि जो ग्रुप डी का सिलेबस है वो 100 अंकों का सिलेबस है, जिसमें 25 नंबर मैथमेटिक्स, 25 नंबर जो है साइंस पूछा जाता है, यानी 50 मार्क्स, और 30 मार्क्स रीजनिंग और 20 मार्क्स जीके जीएस से पूछा जाता है ना। तो 20 मार्क्स जीके जीएस हो गया और उधर हो गया आपका 80 मार्क्स। तो कैसे तैयारी करें हम लोग, यानी कैसे विद्यार्थी जो है सो तैयारी करें कि आसानी से जो है सो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो जरा फोकस कीजिएगा आप कि मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है हमें, रीजनिंग की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। मैथ के तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप बार बार अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने से ये होगा कि आपको जिसमें अगर प्रॉब्लम भी होता है तो अभ्यास करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। उससे ये होता है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी और आपका तैयारी बहुत ही आगे तक जाएगा। देखिए इन्होंने 2-3 पॉइंट रखा। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप जरूर बनाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि आपका जो है सो मतलब जो लेवल क्या है ये चीज पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जैसा ही आपको पूछा भी जाता है, क्योंकि सिलेबस एक ही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आपको दूसरी बात आपको इन्होंने बताया कि जो अभ्यास बार बार करते रहना है। ठीक है, अभ्यास बार बार करते रहना है। अभ्यास करने से यदि चूक गए तो फिर समस्याएं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम बातचीत करते हैं कि किन किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस हमें करनी चाहिए। जैसे कि मैथ में मूल रूप से आपको बेसिक मैथ के लिए जैसे बोर्ड मास हो गया, SCF LCM हो गया, परसेंटेज हो गया, कार्य वर्क एंड टाइम हो गया, ये सब चैप्टर जो है ये सब आपको बेहतर रूप से तैयार करना होगा ताकि बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे नहीं छूट पाए। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि चैप्टर जो कुछ हैं जैसे बोर्ड मास है, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड मास से पूछा जाता है। जैसे LCM HCF है 2 से 3 LCM HCF से पूछा जाता है। परसेंटेज है 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा जाता है। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यानी कि उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है। ठीक है, इन सब चीजों पर जो है सो इन सब टॉपिक पर आपको थोड़ा सा ज्यादा पकड़ बना लेनी है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं।
ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए कि जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप डी एग्जाम में आपको उसके बाद रीजनिंग से पूछा जाता है। तो रीजनिंग में कैसे तैयारी किया जाए कि आसानी से आपको सफलता मिल जाए। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एकदम जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर जैसे हैं उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हम जानकारी इनसे लेना चाहेंगे कि किन किन चैप्टरों पर थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करनी चाहिए। आपको पता है अगर आपका मैथ अगर अच्छा है, मैथ का पोर्शन अच्छा है तो रीजनिंग खुद ब खुद आपका अच्छा हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मैथ आप अच्छा से बार बार बनाते हैं, अच्छा से अगर प्रैक्टिस रहता है तो रीजनिंग में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आ गया रीजनिंग में कुछ चैप्टर जैसे हैं महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिसको आपको ठीक करना होगा, जैसे पजल हो गया, सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से करना है ताकि आपको आगे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा हो ही जाएगा। रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इन्होंने बताया अभी पजल्स, जैसे बताया वेन डायग्राम। तो देखिए इन सब चैप्टरों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग का कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। आप अभ्यास करेंगे तो 30 में आप आराम से 27, 28, 29, 30 तक ला सकते हैं। 27, 28 नंबर तो इजी है रीजनिंग बनाना, लेकिन वही बातें हैं, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। सतर्क हमें रहनी है कि किस तरह से हम जो है सो गलतियां ना करें। गलतियां आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि निगेटिव जो होता है 1/3 होता है, 1/3 निगेटिव होता है। तो उस पर आपको ध्यान अवश्य रखना कि गलती कम से कम हो, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया आपको कि अभ्यास करते रहना, मैथमेटिक्स अच्छा होगा। दोस्तों एक बात हम जोड़ना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में जो भारी भरकम वाले सवाल होते हैं उस पर ज्यादा नहीं फोकस करना है। अब ग्रुप डी एग्जाम का जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा भारी भरकम प्रश्न यदि पढ़ के चल जाइएगा तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको समस्याएं हो जाएगी, ठीक है। समस्या क्या हो जाएगी तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो ज्यादा चीज जो है सो डिस्टर्ब करेगा। भारी भरकम चीज नहीं, एकदम हल्का हल्का चीज पूछा जाता है और वो प्रैक्टिस का चीज पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बातचीत की सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे देखिए बात करते हैं दोस्तों कि जो 20 मार्क्स पूछा जाता है करंट से और जीके से, तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों को हम पढ़ के जाएं कि पूरा का पूरा जो है सो हम नंबर ले आए, ठीक है। तो चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। करंट के तैयारी के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो करंट इवेंट्स जितने हैं, न्यूज समाचार, ये सब आपको देखना है। उसके बाद जो है एक मैगजीन आपको चूज कर लेना है और मुख्य जो सेक्टर है जैसे पुरस्कार हो गया, खेल संबंधित हो गया, नियुक्तियां जो है नई नई नियुक्तियां हो गया, ये किताब लेखक हो गया, ये सब जो है आपको इस सब पॉइंट्स पे विशेष ध्यान देना है और अपने करंट्स को मजबूत करना है। देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि आपको जो 20 मार्क्स पूछा जाता है बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो नई नई नियुक्तियां होती है, जैसे राज्य है, राज्य में जितने भी राज्य हैं उसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो वहाँ के जो सचिव की नियुक्ति होती है, तो इन सब चीज़ों पर आपको मुख्यमंत्री नए नए बनते हैं, इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो सिर्फ अपने राज्य ही नहीं, वनिस्पत अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश है इस पर भी आपको नज़र रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ उस पर मुद्राएं की बातचीत रखनी है, उस पर मुद्राएं जो कहां पर कौन सी मुद्राएं चलती है, वहां के मतलब खेल के बारे में जानकारी रखनी है। अभी जैसे टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, यहां में जो है सो कितने गोल्ड मिले भारत को, कितने सिल्वर मिले, कितने कांस्य पदक मिले, साथ ही साथ गोल्ड मेडल किसको मिला भारत में, इन सब चीजों पर। इससे पहले जो है सो आपने देखा नोबेल प्राइज मिला है, तो नोबेल प्राइज जो 2019 में मिला था, अभी 20 वाला तो क्लियर नहीं हुआ था, तो उन सब चीजों पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो भी नोबेल प्राइज है या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, उन सब चीजों पर आपको ध्यान रखनी है, उस पर पकड़ बना के रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी लेखक के नए नए पुस्तक लिखे जा रहे हैं, लेखकों के नाम को याद रखना है। तो इन सब चीजों को यदि आप अच्छी तरीके से पकड़ बना के रखते हैं तो आराम से आप जो है सो 20 में 20 तो करंट रहता नहीं है, लेकिन 7-8 करंट रहता है जिसको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री से आपको मात्र 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछा था। ज्योग्राफी से 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़िया से जान लीजिए, सिलेबस
की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर सिलेबस को अच्छी तरीके से आप जानते हैं तो आपको सिर्फ सिलेबस के अनुरूप कार्य करने होते हैं, और सिलेबस के अनुरूप यदि आप कार्य करते हैं तो आसानी से आप जो है सो अपने मिशन को में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा बात करेंगे साइंस की ओर। तो साइंस में तो आपको पता ही है कि बेसिक साइंस पूछता है, 9th 10th से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो बेसिक साइंस की तैयारी जो है हम लोग कैसे करें, यानी बच्चे कैसे करें, जो बेसिक साइंस का जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, इन सब के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। साइंस की बात है तो साइंस की तैयारी के लिए साइंस में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ग्रुप डी या रेलवे के अन्य एग्जाम में अधिकतर बायोलॉजी से 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछेंगे। तो आपको बेसिक तैयारी साइंस के लिए आपको क्या करना है कि 8th 9th और 10th का जो NCERT का साइंस का बुक है वो आपको उठा के रट जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये तीनों बुक रट जाते हैं 8th 9th और 10th का, तो मान लीजिए कि आपका 90% तैयारी साइंस का हो गया। उसमें और बच्चा फिजिक्स में आपको ध्यान देना है, कुछ न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है, 1-2 न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं, बहुत ही हल्का और न्यूमेरिकल ही पूछते हैं रेयर केस में कभी बहुत ही हल्का वो भी पूछेंगे। और उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, इस सब पे ध्यान देना है। और साइंस पे थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिए, 25 में आप 20 करके आइए, 18 करके आइए, ये प्लस पॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात। देखिए साइंस में इन्होंने क्या कहा, बहुत ही अच्छी। देखिए एनसीईआरटी जो होता है ना वो पूरा मानक होता है दोस्तों। एनसीईआरटी जो है सो एकदम एनसीईआरटी पर इन्होंने पकड़ बनाया। आप एनसीईआरटी 8th 9th 10th का एनसीईआरटी उठा लीजिए और मेन जो लाइन है उसको आप जो है सो कलर कर लीजिए, और उसको जैसे या तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो उसको अभ्यास कर जाइए। अब एक दिन में एक चैप्टर तीनों को पढ़ जाना है। हमें लगता है कि जो 6-7 चैप्टर होते हैं, 6-7 चैप्टर फिजिक्स में, 6-7 चैप्टर केमिस्ट्री में, 6-7 चैप्टर इस तरह से बायोलॉजी में होते हैं, कुल मिला के लगभग 20-22 चैप्टर ऐसे करके होंगे। तो हमें लगता है एक चैप्टर रोज पढ़िएगा तो 25 से 30 दिनों में पूरा का पूरा साइंस जो है सो इस पार से उस पार आप कर सकते हैं। तो साइंस कवर हो जाएगा, 1 महीना के अंदर आपको साइंस पूरा कवर हो जाएगा आराम से। और मैथ में तो इन्होंने बता ही दिया कि आपको किन किन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम बातचीत अब करेंगे कि ग्रुप डी में जो कौन सा पोस्ट सबसे बेहतर होता है, कौन सा पोस्ट जो है सो आराम फरमाने वाला होता है, और कौन सा पोस्ट सबसे ज़्यादा पेमेंट देने वाली होती है। ठीक है, तो इनसे जानकारी हम लेंगे आज इनको, क्योंकि रेलवे के सभी फेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा अनुभव ये रखते हैं। कई बार इन्होंने एग्जाम दिया और जितने भी एग्जाम दिया सब में इन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो इनके बारे में इनको जो है सो थोड़ा अच्छी खासी नॉलेज है, तो इनसे चलिए हम बातचीत करते हैं। पोस्ट जैसे कि आप अगर पैसे के दृष्टिकोण से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा, तो ट्रैकमैन में अपेक्षाकृत अधिक पैसा होता है। नहीं देखिए ट्रैकमैन का जो जॉब होता है ग्रुप डी के, अगर इनकम की दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं तो सबसे बेटर जॉब आपका ट्रैकमैन हुआ। चलिए, और उसके बाद अगर आराम के दृष्टिकोण से देखते हैं और अच्छा पोस्ट माना जाता है ग्रुप डी में, पॉइंट्समैन ए और पोर्टर जिसको आप पॉइंट्समैन बी भी कहा जाता है, ये दोनों पोस्ट ग्रुप डी में अच्छा भी है और आराम का भी पोस्ट है। अच्छा, पॉइंट्स जो उसका जो है उसमें क्या काम होता है? पॉइंट्समैन में आप मेनली स्टेशन पे ही रहते हैं और स्टेशन मास्टर के अधीन रहते हैं, और जैसे कि आपको ऑल राइट सिग्नल मिलाना होता है, शंटिंग कार जो होता है जो इंजन से बोगी को जोड़ते हैं, वो सब काम पॉइंट्समैन करते हैं। और यही सब स्टेशन परिसर में रह के ही काम करना है, आपको ट्रैक पे नहीं जाना पड़ेगा। वाह, देखिए कितना अच्छा काम है। आराम से स्टेशन पर बैठ के मजे कीजिए। नहीं, जब गाड़ियां आई तो कोई काम है तो उसमें कर देना है, नहीं है तो जयराम जी की नहीं तो बैठना है, भर दिन बैठे रहना है। चलिए, ये अच्छी बात है। आराम अगर खोजना आप चाह रहे हैं तो चले जाइए पॉइंट्समैन में, अगर पैसे आप देख रहे हैं तो चले जाइए आपको ट्रैकमैन में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि जो इसमें जो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या होता है? जैसे कि अगर आपको पॉइंट्समैन पे आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें अच्छा डिपार्टमेंटल स्कोप भी है, आगे जा भी सकते हैं आप, तैयारी करते रहिएगा। डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता है, उसके अंतर्गत आप पॉइंट्समैन से बहुत जल्द ही स्टेशन मास्टर बन सकते हैं और गार्ड भी बन सकते हैं। क्योंकि पॉइंट्समैन का काम स्टेशन मास्टर के अधीन रह के करता है तो उसको अनुभव रहता है, इसीलिए वो स्टेशन मास्टर बहुत ही जल्दी बन जाता है इंटरनल वैकेंसी आने पर। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंटरनल जो वैकेंसियां आती है, जो प्रमोशन वाला वैकेंसियां होती है, उसमें जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है उसको आप क्वालिफाई करके आप जो है सो आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे स्टेशन मास्टर, जैसे इन्होंने गार्ड के बारे में बताया, गुड्स गार्ड वगैरह। तो देखिए, जब प्रमोशन हो जाता है तो पेमेंट का लेवल भी बढ़ जाता है।
ठीक है, पेमेंट का लेवल बढ़ जाता है। हम इनसे बात करेंगे कि इनका पेमेंट भी क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या मतलब पेमेंट अभी कितना बन रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब जो है सो आगे बढ़ते हैं कि जो इनका अभी जो मतलब कार्यशैली है, क्या क्या करना पड़ता है, कितने किलोमीटर रनिंग इनका रोज का हो जाता है, इन सब के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो मैं अभी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हूँ और मेरा काम यह है कि मैं जैसे गुड्स ट्रेन में मैं अभी काम करता हूँ। तो मुजफ्फरपुर में जैसे पोस्टेड हूँ, तो यहाँ से गुड्स ट्रेन जैसे रक्सौल हो गया, सीतामढ़ी हो गया या फिर नरकटियागंज हो गया, इस रूट में मैं गुड्स ट्रेन लेके जाता हूँ। देखिए गुड्स ट्रेन मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं। तो मालगाड़ी के जो है सो अभी वर्तमान में इनको जो है सो दौड़ाने का काम मिला हुआ है। तो मालगाड़ी में ये मुजफ्फरपुर से इधर रक्सौल हुआ, उधर मतलब सीतामढ़ी वगैरह तरफ जो है सो इनका रोज का रनिंग होता है। तो कितना किलोमीटर रोज का रनिंग हो जाता है? रनिंग जैसे रक्सौल जाने के बाद 150 किलोमीटर के आसपास का रनिंग बनता है एक दिन में, फिर आने के बाद उसका 150 हो गया, तो टोटल 300 रनिंग हो गया। और एक्स्ट्रा TADAR बनता है क्या? एक्स्ट्रा नहीं बनता है यहाँ पे। ओ, अब एक्स्ट्रा अभी नहीं बन रहा है। पहले तो सुनने में आ रहा था बहुत बहुत पैसा बनता है। एक्स्ट्रा बन ही नहीं, उतना ड्यूटी ही नहीं हो पाता है कि OT मिले, ओवर टाइम मिले, उतना ड्यूटी ही नहीं हो पाता है। मतलब बहाली पूरी हो चुकी है, अच्छी तरीके से बहाली हुई है। जी 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 जी। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा अपने पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए कि आप जो है, सबसे पहले आप उसको पेमेंट को बाद में देखेंगे, आप ये बताइए कि आप कितना देर पढ़ करके, कितना तैयारी कर करके आप जो है सो इसको मतलब क्वालिफाई किए? देखिए तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप समय नहीं देखिए कि आप 24 घंटा बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना आपका उसमें मन लग रहा है। आप 12 घंटा दिन होता है, 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तो आपका तैयारी खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। अगर नाम के लिए आप बैठे हुए हैं 10 घंटा 12 घंटा, तो मेरे हिसाब से वो कोई तैयारी का कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। देखिए किसी ने सही कहा है कि दिल लगाना ही है तो किताब से लगाइए। अगर बेवफा भी निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह तक पहुंचा के ही जाएगी। ठीक है, तो इनका कहना बिल्कुल सत्य है कि आप अगर पढ़ना है, अगर तैयारी की दृष्टिकोण से यदि आप बैठ रहे हैं किताबों को लेकर के, तो पूरी लगन, पूरी क्षमता, पूरी जो आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको उसमें समाहित कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए तैयारी तभी हो पाएगी जब आप कहीं एक जगह एकाग्रचित होकर के ध्यान देंगे। अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे, ध्यान एकाग्रचित नहीं हो रहा है, तो आपकी तैयारी में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इनका यह कहना है। तो चलिए अब थोड़ा सा आप अपने पेमेंट के बारे में हमें बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होगा, जिज्ञासा होगा कि अब तक पेमेंट के बारे में नहीं बताए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनसे ये भी जान लेते हैं कि अभी जो लास्ट पेमेंट हुआ है वो कितना पेमेंट इनका उठ रहा है। जैसे मेरा अभी मैं 1900 ग्रेड पे में हूँ, तो मेरा बेसिक अभी 21,100 है। उसके हिसाब से पेमेंट की बात करें, देखिए अब समझिए पे स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो मूल वेतन होता है वो यानी 1900 ग्रेड पे होता है, तो उसको जो है सो चेंज करके अब मूल वेतन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको इन्होंने 21,100 मूल वेतन बताया। उसके बाद देखिए उस पर क्या होता है कि जो DA होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, अभी शायद 28% है, उतना उसको ऐड कर लीजिए 28% उसमें। उसके बाद जो होता है HRA होता है, HRA हाउसिंग जो होता है वो हाउसिंग रेंट करके होता है, तो वो आपको जो है सो उसमें ऐड होता है। कुछ परसेंटेज होते हैं 8-16 करके इस तरह से भी है। ठीक है, 8-16-24 है, तो उसमें 16 या 24 मिला हुआ इनको, तो वो हो गया। और उसके बाद आपको मेडिकल होता है, तो मेडिकल भी होता है, वो भी प्लस हो जाता है। तो इन सब चीजों को जोड़ करके, और आपको बताना हम भूल गए, ये 2 भाई हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये 2 भाई हैं, बड़े और छोटे, मात्र 2-3 साल का इनका अंतर है दोनों भाई में, और दोनों के दोनों अभी जो है सो एकदम ड्राइवर है। जी, दोनों भाई रेलवे में असिस्टेंट भाई साहब पायलट के पद। भैया सिकंदराबाद में पोस्टेड है। देखिए भैया सिकंदराबाद में है, कितना ये मतलब देखिए खुशी की बात है, बहुत ही मतलब। चलिए आपने जो इतना समय दिया, अपना जो बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया अपने YouTube चैनल पर, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा आप लोग जो है सो बढ़ा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए, ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक चीज और जान लीजिए कि अगले वीडियो में हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, वो आपको हम बहुत ही जो SSC GD की तैयारी करने वाले छात्र होंगे उनके लिए हम एयरफोर्स को ला रहे हैं। ठीक है, एयरफोर्स साहब है जो उनको हमने उनसे समय लिया है, वो अपना समय देने के लिए तैयार हुए हैं। उनका जो है सो हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से तैयारी करके आप किसी भी डिफेंस सिस्टम में जा सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे रेलवे की कोई भी
डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो। अच्छा इसको एक